राधे राधे बेटा। आज हम ये करने जा रहे हैं राजनीति का और नीति शास्त्र का आपस में क्या संबंध है। इसको समझने के लिए हमें पहले नीति शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। नीति शास्त्र वो परंपराएं हैं, वो नीतियां हैं, वो हमारे रीति रिवाज हैं, या इस मतलब हमारे आंतरिक भाव, जिसमें हम व्यक्ति को सभ्य बनाने का कार्य करते हैं। या व्यक्ति को सभ्य कैसे बनाया जा सकता है, व्यक्ति कैसे सदाचरण पर चलेगा, अच्छे मार्ग पर चलेगा, उसका आचरण कैसा होगा, उसमें अच्छे संस्कार कैसे पैदा हो सकते हैं। तो हम इन सब का जो अध्ययन है हम नीति शास्त्र में करते हैं। ये तत्व, इन तत्वों का अध्ययन करना ही नीति शास्त्र का कार्य कहलाता है। अरस्तु ने कहा भी है कि राजनीति का जो कार्य है वो ना तो सिर्फ भौतिक उन्नति करना है। भौतिक होता है समाज में जो वस्तुएं हैं, सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं या पुल हैं, इन भौतिक वस्तुओं जो भूमि पर पैदा होने वाली वस्तुएं हैं, उनका विकास करना ही नहीं है। किसका? राजनीति का। राजनीति का काम केवल भौतिक उन्नति या उनका विकास करना नहीं है, बल्कि उनका नैतिक विकास करना भी है। ये हमारे अरस्तु ने कहा। इसी प्रकार डी एच ग्रीन ने भी कहा कि राज्य का जो उद्देश्य है वो राज्य का नैतिक कल्याण करना है। ना राज्य का अगर नैतिक कल्याण नहीं होगा तो राज्य का अस्तित्व भी समाप्त होने की कगार पर आ सकता है। अब हमारे ये तो हम जानते हैं कि राज्य की जो राजनीति है या नीति शास्त्र है वो आपस में संबंध भी है और थोड़ा बहुत इनमें अंतर भी आता है। अब संबंध कैसे कैसे वो प्रभाव डालता है, पहले देखते हैं कि नीति शास्त्र कैसे प्रभाव डालता है। जैसे अच्छे नागरिकों का प्रभाव, हम सभी जानते हैं कि अगर राज्य के अंदर मनुष्य अगर अच्छे होंगे, वो सभ्य होंगे, नैतिक होंगे, नैतिक विचारों वाले होंगे, स्वार्थी नहीं होंगे, अर्थात निस्वार्थी होंगे, तो ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता होती है और ऐसे मनुष्यों से हमारा राज्य भी उन्नति को प्राप्त करता है। क्योंकि कारण क्या है? कारण यही लोग, जो जैसे विचार के लोग एक राज्य में रहेंगे, वही लोग तो सरकार बनाते हैं, चुनकर जाते हैं। और चुनाव करते कौन है? मत देता कौन है? वहाँ के लोग ही, मत देने वाले, और वहीं के लोग ही सरकार बनाने वाले। तो सरकार अच्छी होगी तो नैतिक कार्य करेगी, नैतिक कार्य करेगी तो नेचुरल सी बात है राज्य का विकास होगा। इसी प्रकार अब अगर हमारे राज्य के अंदर जैसे अच्छे नागरिकों का प्रभाव है, उसी प्रकार बुरे व्यक्तियों का भी प्रभाव होगा। बात एक ही है, यहाँ पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव है, अर्थ एक ही पड़ेगा। अब इसको हम इसकी उल्टी दिशा में चलें कि यदि सरकार में दुष्ट लोग आ जाएं, अनैतिक लोग आ जाएं, निस्वार्थी की बजाय स्वार्थी लोग आ जाएं, तो इसका स्पष्ट सा अर्थ है कि जो हमारी आम जनता है वो भी तो इन्हीं विचारों वाली है, क्योंकि प्रत्येक समान विचारों वाले व्यक्ति आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर आम जनता इन्हीं विचारों से युक्त है तो वो ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव करके ऊपर सरकार में भेजेगी। और यदि ऐसे व्यक्ति चुनकर आएंगे तो वो राज्य का विकास नहीं बल्कि उसे अवनति की ओर ले जाएंगे, राज्य का नाश ही करेंगे, राज्य को का नुकसान करने में ही आगे आएंगे। इसी प्रकार राजनीति की सफलता नीति शास्त्र पर निर्भर। अब मैंने इसमें लिखा नीति शास्त्र वही सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जो हमारे आते हैं, हम नैतिकता मूल्य हैं, शिष्टाचार के जितने भी नियम हैं, यदि हम इन विचारों से ओतप्रोत होंगे, इस नीति शास्त्र के गुणों से ओतप्रोत होंगे, तो राजनीति उतनी ही सफल हो जाएगी। क्यों? अगर ऐसे लोग होंगे तो राजनीतिज्ञ जो भी कानून बनाएंगे, जो भी नियम बनाएंगे, जो टैक्स या कर की बात करेंगे, तो ऐसे संस्कारवान जनता उन कानूनों का पालन करेगी, तो राजनीति सफल इन्हीं आधारों पर होगी। यदि ये लोग ना हों तो राजनीति सफल भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको मानने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए। जैसे इसी का उल्टा
अगर होगी तो सफल होगी, यदि युक्त ना हो तो सफल नहीं होगी। इसका अपोजिट कर दिया। जैसे जनता का नीति गुणों से युक्त ना हो तो कानून का पालन नहीं हो सकता। अब ये नैतिक गुण इस जनता में नहीं है। अब सरकार ने क्या किया, राजनीति ने क्या किया, कानून बना दिए कि कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसे सजा मिलेगी, कोई चोरी करेगा तो सजा मिलेगी, कोई दहेज प्रथा के विरुद्ध में जाएगा, नशा करेगा, धूम्रपान करेगा या कन्या भ्रूण हत्या करेगा, इन सब पे कानून बनाए हैं। क्या पूर्ण रूप से पालन हो रहा है इनका? नहीं हो रहा। कारण यही है क्योंकि जनता के जो लोग हैं वो नीति गुणों से युक्त नहीं हैं, ये भ्रष्ट हैं। इन चीज़ों को सही मानते हैं कि चोरी ठीक है, दहेज लेना ठीक है। गजब की बात, दहेज लेने वाला भी और देने वाला भी इस प्रथा को ठीक मान रहा है। हमारे जितने भी पढ़े लिखे या हम कहें कि सुसंस्कृत अमीर लोग नशा को ठीक मानते हैं, धूम्रपान अपना स्टेटस समझते हैं, कन्या को मारना ठीक मानते हैं। यानी सरकार तो नीति जैसे गुणों से युक्त कानून बना रही है, लेकिन जनता वैसी है नहीं, इसलिए कितने भी कानून बना लो सफल होंगे नहीं। जनता छुप कर काम कर लेगी। आप भले ही कितने भी सीसीटीवी कैमरे लगा लें, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए कि चोरी नहीं होनी चाहिए, पकड़ा गया तो फंस जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा? चोरी छिप पे सीसीटीवी कैमरा बंद कर देगा, तोड़फोड़ कर देगा, या जहाँ सीसीटीवी कैमरे की पहुँच नहीं होगी जिस दिशा से वहाँ चोरी कर लेगा, वहाँ बैठ के नशा कर लेगा। तभी कहा जाता है कि कानून तभी सफल होते हैं जब हम उससे नैतिक स्तर पर स्वीकार करते हैं। हम कौन? हम जनता। क्योंकि जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन सबको गलत नहीं मानता। फिर इसलिए सरकार चाहे कानून बना भी ले, लेकिन ये कानून सामाजिक स्तर पर समाज में तोड़े जा रहे हैं। बस सरकार तक, न्याय शास्त्र, न्याय प्रणाली तक इन चीज़ों के बारे में पहुंच नहीं रहा है। अब घरेलू हिंसा को ही देख लें। घरेलू हिंसा एक नारियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, नारियों के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन कितनी नारियां ऐसी हैं जो अपने हक के लिए न्याय प्रणाली के पास अपना दुखड़ा रोने जाती हैं या कंप्लेन करती हैं? ऐसा नहीं होता, करते ही नहीं है। तो सामाजिक स्तर पर कानून भले ही राजनीतिक स्तर पर बनाया गया हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर वह उसका उल्लंघन हो ही रहा है। ऐसे भी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बच्चे झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं, लेकिन न्याय प्रणाली तक नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार नैतिकता के स्तर पर जो बात गलत होती है उसका कानून बनाया जाता है। अब हम पढ़ ही यही रहे हैं कि नीति शास्त्र का क्या प्रभाव है, कि नीति जो शास्त्र है वो कैसे राजनीति पर को कुछ कार्य करने पर मजबूर कर देता है। उसका एक बहुत बड़ा है कारण। एक ये है कि हम नैतिक स्तर पर जितने भी बातें गलत हैं, कौन सी बातें गलत हैं? दुर्व्यवहार, चोरी गलत हम नीति शास्त्र में मानते हैं, दहेज लेना हम गलत मानते हैं, या फिर हम पर्दा प्रथा है या सती प्रथा है, हमने उसे नीति शास्त्र के हिसाब से गलत माना। तो नीति शास्त्र के हिसाब से जितनी भी चीज़ें गलत थी, तो राजनीति क्या करती है? राजनीति उन्हीं चीज़ों पर कानून बना देती है जो नैतिक स्तर पर गलत चीज़ें होती हैं, और वो गलत होती है तो वो मान्य भी हो जाती है। क्योंकि जनता का अगर मान लो कुछ हिस्सा इसे ठीक भी मानता हो, लेकिन अधिकांश हिस्सा उसे गलत भी मानता है, इसलिए कानून बनते हैं और कहीं ना कहीं वो मान्य भी होते हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर ये नैतिकता के स्तर पर बनाए गए कानून तो वह सफल हो जाएगा, मान्य हो जाएगा, लेकिन शक्ति के बल पर कानून बनाया गया अगर, तो वो जनता के द्वारा अस्वीकार हो जाता है। जैसे अंग्रेजों ने कानून कई बनाए, लेकिन जनता विरोध में आ गई, क्रांतियां होने लगी, आंदोलन होने लगे। अभी भी पीछे चला था, किसान आंदोलन हुआ, किसानों के हक के बिना, हक के खिलाफ सरकार ने कानून बनाने का, कुछ नियम बनाने का प्रयास किया। तो दिल्ली के अंदर पंजाब के सिख प्रजाति के लोग, सिख जाति के लोग, जाट हों चाहे तमिलनाडु के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, सारे किसान इकट्ठे हो गए। तो उनके नैतिक स्तर पर ठीक नहीं था, शक्ति के बल पर कानून बनाया जा रहा था, तो जनता विरोध में आ गई। तो नैतिकता के बल पर अगर कानून बनेगा तो फिर भी वो मान्य हो जाता है, लेकिन शक्ति के बल पर बनाया गया कानून
मान्य नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से राजनीति नैतिकता पर प्रभाव डालती है। राजनीति ऐसे क्या काम करती है जिसके कारण नैतिकता पर असर पड़ता है। अभी हमने देखा जाए तो हम चाहे ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, दोनों का संबंध है। हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये समझाने का तरीका है बस। जैसे निर्माण कार्य, अगर हम नैतिकता को उठाएंगे, जनता की भलाई के लिए, जनता के नैतिक गुणों को ऊपर उठाने के लिए कार्य करेंगे तो राजनीति सफल हो जाएगी। और राजनीति, इस शब्द को ऐसे बदल दे कि राजनीति ऐसे कार्य करती है जिससे नैतिकता प्रभावित होती है, तो जनता उस राजनीति को सफल मान लेती है। यह नैतिकता आगे बढ़ती है, नैतिक गुणों का संचार होता है लोगों में, क्योंकि राजनीति अपने आप को सफल बनाने के लिए लोगों में नैतिक गुणों को बढ़ाना चाहेगी। जैसे वो क्या करती है निर्माण कार्यों में, स्कूल बनाएगी, चिकित्सालय, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको सोल्व किया जाएगा, विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक मंदिर, इनका निर्माण करते हैं ये लोग। स्कूलों में जैसे मिड डे मील बना दिया, ये नैतिक गुण दे दिया कि गरीबों को भोजन मिले, शिक्षा फ्री शिक्षा दे दी, निःशुल्क शिक्षा। आवागमन के साधन जो सरकार है वो गवर्नमेंट बसेस चलाती है, लड़कियों के लिए फ़ायदा करने के लिए आवागमन के साधन लगाती है, पुलिस की व्यवस्था करती है, नैतिक और शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाती है, जिसमें आपका पीछे चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चला, या फिर ये जो बेटी उसके कार्यक्रम अनुसार निबंध लिखवाए गए ताकि लोगों में जागरूकता फैले, स्लोगन लिखवाए गए जागरूकता फैलाने के लिए, नैतिक विचारों का ये बढ़ावा देने के लिए तो कार्यक्रम हुए। सुकन्या पॉलिसी, उसमें बेटियों को विवाह के समय कुछ मिलेगा, पढ़ाई के इतने वर्षों के बाद कुछ इन्हें अनुदान मिल जाएगा। तो ये अनेकों कार्य करती है जिससे लोगों में नैतिक गुणों का संचार हो। इसी प्रकार कानून निर्माण करती है फिर वो, जो नैतिकता के आधार पर अच्छे होंगे, नैतिकता को बल मिलेगा, तो वह ऐसे कानूनों का निर्माण भी करती है। जैसे नारी सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा हो, चाहे रेप से संबंधित हो, चाहे उसका देर रात निकलना हो, या जो 112 के ऊपर कॉल करनी हो पुलिस को, नारी महिला थाने बनाए गए, शौचालय की व्यवस्था हो, ये अनेक जगह जगह शौचालय अब सरकार ने बनाए हैं, ये नारियों के लिए ही हैं, उनके लाभ के लिए, उन्हें किसी प्रकार की दुविधा का सामना ना करना पड़े। फिर समानता के अधिकार दे दी गए नारी और पुरुष के लिए, नौकरियां भी नारी पुरुष के लिए सबको दे दी गई, आरक्षण जो भी माइनर कम्युनिटी है, SC BC है, उनके लिए आरक्षण लगाए गए ताकि उसका कुछ परसेंटेज उन्हें मिले ताकि उनका उत्थान हो सके। गरीबों को पेंशन देना हो, मानवीय अधिकार हो, उन पर कानून बनाना हो। तो इन्होंने ये राजनीति क्या करती है, कानून निर्माण करती है जिससे नैतिकता को बल मिलता है। ये कितने भी आपस में जुड़े क्यों ना हो, लेकिन कुछ हद तक ये आपस में अलग भी हैं। और ध्यान दें, पीछे मैंने इतिहास का समझाया या मनोविज्ञान का वाक्य समझाऊंगी, उसमें राजनीति के बारे में तो साफ सब क्लियर हो रहा है। बार बार सेम आ रहा है कि ये बाहरी व्यवहार का अध्ययन करती है, राजनीतिक व्यवहार ये बाहरी व्यवहार है। ये संकुचित इसका दायरा है, जो क्षेत्र है इसका संकुचित क्षेत्र है। ये यथार्थ अर्थात वास्तविकता जो इस समय है, इस चेतना की बात करती है। क्योंकि जब ये ऊपरी तौर पर है तो सरल चेतना की बात होती है, मूर्त अर्थात जिसे देखा जा सकता है। लेकिन इसी का उल्टा इधर आ जाता है नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र में आ जाए, अर्थशास्त्र में आ जाए, मनोविज्ञान में आ जाए, उनका हमेशा सारे सबका जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र है वो व्यापक है। और दूसरा ये बाहरी है तो ये आंतरिक व्यवहार का अध्ययन करती है। ये संकुचित क्षेत्र है, इसका व्यापक क्षेत्र है। व्यापक क्षेत्र कैसे, नीति शास्त्र में आर्थिक बातें भी होती हैं, धार्मिक भी होती हैं, और भावनाओं की बात भी होती है। ये यथार्थ वास्तविकता जो इस समय है, ये विचार क्षेत्र पर, कल्पना क्षेत्र पर बात करती है। ये इस अगर जब जो विचारों के अध्ययन पर होगी वो जटिल भी होगी, कठिन भी होगी, लेकिन जो सामने दिख रहा होगा वो सरल चेतना होती है। इसी प्रकार ये साफ दिखती है, ये अमूर्त इनका इसको दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से आपस में इनमें अंतर भी है। तो ये आपका नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में इनका संबंध और अंतर।